नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओनो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं के कौशल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में एंशियंट हिस्ट्री से संदर्भित हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल को पढ़ा था, और एक टॉपिक जो शुरुआती है जिसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं और वहीं से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है, वो चीज़ हमने छोड़ दी थी। वो इसलिए छोड़ी थी कि वहाँ क्रमबद्धता दिखानी थी। ये चीज़ें जो हैं अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल के तरफ। ठीक है दोस्तों, इसी को पाषाण काल बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल यही इसी को बोलते हैं क्या हम, पाषाण काल। ठीक है, तो ये पाषाण काल क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी औजार यहाँ से मिले हैं, जो भी चीज़ें यहाँ हमें मिली हैं, उसमें पाषाण का प्रयोग किया गया है, हड्डियों के प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, किसी भी धातु का प्रयोग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चूँकि इतिहास का सबसे लंबा कालखंड अगर कोई रहा है तो यही प्रागैतिहासिक काल ही रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कालखंड से संदर्भित कितने कितने इसके कहाँ तक इसके कालखंड हैं, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये इतिहास में, पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा कालखंड, जिसके सबसे बड़े कालखंड रहे हैं, वो इसी के रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पाषाण काल हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे क्वेश्चंस हमारे खासकर स्टेट पीसीएस में और स्टेट पीसीएस में हमारे इससे क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्वेश्चंस हमारे जो है वो एसएससी वगैरह में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं। अब ये हमने बताया आपको पाषाण काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये भी चीज़ें हमने बताई आपको। अब चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि इतिहास को सबसे पहले यही समझते हैं कि इतिहास को स्रोतों के आधार पे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको समझते हैं, यहीं पे लेके चलते हैं। इतिहास को स्रोतों के आधार पे, जैसे पूरे इतिहास को स्रोतों के आधार पे हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक कह लें या प्रागैतिहासिक कह लें, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या है दोस्तों, ये है ऐतिहासिक काल। अब ये क्या है, अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल जैसे हमने बताया कि स्रोतों से के आधार पे। ठीक है, ये स्रोत क्या हैं, तो स्रोत मुख्यतः 2 होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा ऐतिहासिक स्रोत या साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो पहला है पुरातात्विक सोर्स और दूसरा जो है वो साहित्यिक सोर्स है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन जो है स्रोतों के आधार पे हम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य ही मिलेंगे आपको यहाँ। उस समय कोई लेखन कला नहीं था, तो हम जो भी इसका आधार है, जो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने का जो हमारा आधार है, वो क्या है, पुरातात्विक सोर्स ही है। इसमें कोई साहित्यिक सोर्स नहीं, सिर्फ पुरातात्विक सोर्स है इसमें। ठीक है, तो जिस कालखंड को हम पुरातत्व के आधार पे, मतलब पुरातत्व की वजह से वो साक्ष्य जो मिले हैं पुरातात्विक, उसके आधार पे हम जिसका
जो पढ़ते हैं और जो इससे संदर्भित जो भी मतलब निकाले गए हैं निष्कर्ष वगैरह, उस पे जो है इससे संदर्भित चीज़ें लिखी हुई हैं इतिहास में, तो पुरातात्विक सोर्स पे ही लिखी गई हैं और इसी का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब चलिए आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल में। तो देखिए दोस्तों, पुरातात्विक सोर्स तो यहाँ रहेगा ही, पुरातात्विक, और यहाँ पे साहित्यिक सोर्स की भी उपलब्धता देखने को हमें मिलती है। लेकिन दोस्तों यहीं पे है पेंच, यही है। जैसे यहाँ पे पुरातात्विक सोर्स में मेन सोर्स है, साहित्यिक सोर्स भी मिले हैं। जैसे आप इस कालखंड में रखते हैं किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। जैसा कि हमने बताया है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो क्या है, वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, आद्य इतिहास से संदर्भित है। तो यहाँ पे पुरातात्विक सोर्स का उपयोग करते हैं, साहित्यिक सोर्स से मिले हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हड़प्पा वाले में देखा था कि धोलावीरा से हमें लिपि का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं ये पढ़ी नहीं जा सकी हैं, ठीक है। तो ऐसा कालखंड जिसमें कि स्रोत के रूप में दो हमारे माध्यम उपलब्ध हों, लेकिन साहित्यिक जो साक्ष्य उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो मुख्यतः इसका भी उपयोग जो है हम यहाँ पे भी जो क्या करते हैं, ये हम आर्कियोलॉजिकल ही इसके एविडेंस हम जो मतलब उसी के आधार पे आद्य इतिहास को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए ऐतिहासिक काल क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ऐतिहासिक काल में हम ऐसे पूरा लिख रहे हैं, आप समझ लेंगे, पुरातात्विक प्लस साहित्यिक, अब प्लस यहाँ पे विदेशियों के विवरण भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक सोर्स में पुरातात्विक का तो ये कॉमन है, तीनों में इसका उपयोग होना ही होना है। यहाँ आएंगे तो साहित्यिक सोर्स भी स्पष्टतः यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, और वो सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे साहित्य में वर्णित हैं वो सारी चीज़ें पढ़ भी ली गई हैं, और उससे साम्यता और उसके जो है उसके मतलब जो बिंदु हैं उसके समानता के और उसके मतलब विरोध के, तो सारे बिंदु जो है वो स्पष्ट कर लिए गए हैं, उस पर निष्कर्ष भी निकाल लिए गए हैं। तो ये साहित्यिक सोर्स भी है यहाँ पे, ठीक है। और विदेशियों के विवरण भी, जैसे भारत में जो विदेशी आए, जैसे विदेशी जो भी यहाँ पे हिस्टोरियंस आए या विदेशी जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, जैसे फायान, वेनसांग वगैरह की आप यहाँ उपस्थिति देखते हैं, तो उन सारे के जो उन्होंने विवरण दिए उसके आधार पे भी हम ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई, ये स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इतिहास को हमने स्रोतों के आधार पे 3 भाग में बांटा। अब चलिए हम इसी में पहला जो भाग पुरातात्विक सोर्स की ही जहाँ पे प्रधानता है और वही महत्वपूर्ण भी है, वो है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को कालखंड के आधार पे, चूँकि बहुत लंबा कालखंड रहा है, कालखंड के आधार पे, प्रवृत्तियों के आधार पे, मतलब उसमें जलवायु परिवर्तन के आधार पे, औजार के तौर तरीकों के आधार पे, लोगों के रहन सहन जीने के आधार पे, लोगों में जो कृषि करने की प्रवृत्ति, पशुपालन, ये सब सारे जो है आधार हैं, उसके तहत जो है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो यही जो प्रवृत्तियाँ जो हैं और जलवायु परिवर्तन उस समय कैसे कैसे हो रहे हैं, तो ये अब देखिए आप पूरा पाषाण काल को हम बांटते हैं, तो जैसा इसका आधार रखा है 25 लाख से 10,000 BC, माने ईसा पूर्व इसका कालखंड है, ठीक है। 25 लाख से ये 10,000 ईसा पूर्व इसका कालखंड है। मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 से 6,000 BC। आपको ये कालखंड कहीं अलग अलग भी दिए हुए रहेंगे, 4,000 भी मिलेंगे, आशय हमारा वो नहीं है, बस ये आप जानें कि ये 10,000 से 6,000 या 4,000 ये मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो 10,000 से 6,000 BC जो है मध्य पाषाण काल है। नव पाषाण काल क्या है, 6,000 से 1,000 BC या 6,000 के पश्चात, ठीक है। ये नव पाषाण काल का कालखंड है। तो दोस्तों इसमें भी चूँकि आपने यहाँ देखा 25 लाख से 10,000 BC, तो इसको भी क्या किया इतिहासकारों ने कि 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है, चूँकि ये सबसे लंबा है पूरा पाषाण काल।
तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और क्या, तो उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल 5, ये जो है 25 लाख से 50,000, ये जो है इसका कालखंड है निर्धारित किया गया। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, ये जो है मुख्यतः ऐसे देखेंगे आप तो 5 लाख के आसपास ही, चूँकि आपको पता है कि धरती की उत्पत्ति का साक्ष्य जो है वो हमारे 4.8 अरब वर्ष हैं और 3.5 अरब वर्ष जो है मनुष्यों के यहाँ पे उपस्थिति के जो साक्ष्य हैं वो भी हमारे इंडिया से नहीं, वो अफ्रीका में मिले हैं। वो चीज़ें हम देख लेंगे आगे। तो ये चीज़ें हमने कालखंड से संदर्भित बताई। तो 50,000 ये, 50,000 से 40,000 और 40,000 से 10,000, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 10,000 के बाद में मध्य पाषाण काल शुरू होता है इधर। ठीक है, ये सारे BC में हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हमने समझ ली। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसके बिंदु पे। तो प्रागैतिहासिक काल से संदर्भित चीज़ें जो हैं, सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट ब्रसफुट को जाता है। उन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल से संदर्भित अध्ययन रखे, अपने शोध रखे। ठीक है, क्योंकि उन्हें 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से, ठीक है, हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली और वही उसी समय अतरमपक्कम से भी मिली, लेकिन उनका जो संबंध जुड़ा वो पल्लवरम से जुड़ा। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रसफुट ने क्या किया कि हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी इनको मिली। तो ये जो है सबसे प्रथम व्यक्ति हैं जो इससे संदर्भित रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो एक नाम आता है जॉन एलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आपने इस नाम की चर्चा हड़प्पा काल में पढ़ा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये कौन होते हैं? जॉन एलेक्जेंडर कनिंघम। ये हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक ये कहे जाते हैं। दोस्तों हमने ये पिछले वीडियो में कई बार इसकी चर्चा हमने की है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं हमारे प्री के एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, तो जॉन एलेक्जेंडर ये कनिंघम आते हैं और इन्होंने भी इससे संदर्भित बहुत सारे अपने वो रखे। ठीक है, मतलब अपने विचार रखे। इनको जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता, मतलब जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन ये जन्मदाता हैं। एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये बदल जाए क्वेश्चन, तो उसका आंसर बदल जाएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव भारत में किसने डाली थी, तो वहाँ पे लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप समझ लें कि जनक कौन, तो कनिंघम, और नींव किसने डाली, तो कर्जन ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रागैतिहासिक काल से संदर्भित जो हमारे स्थल मिले या जहाँ पे इनकी बसावट देखी जाती है, वो जो है 2 जगह, जैसे गंगा यमुना दोआब में आएंगे तो वहाँ पे ये जो है इनकी उपस्थिति नहीं दिखाई देगी प्रागैतिहासिक मानवों की। फिर सिंधु के कछारी क्षेत्रों में भी जाएंगे तो वहाँ भी इनकी उपस्थिति नहीं दिखाई देगी। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे भारत में से ये संदर्भित नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे औजार के रूप में क्या यूज किया जाता है? मुख्यतः पाषाण का यूज, पत्थरों का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको पाषाण काल भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे उसमें क्या क्या उपयोग किया जाता था? तो हैंडेक्स का उपयोग करते थे, क्लीवर का उपयोग करते थे, चॉपर का उपयोग करते थे ये। ठीक है, ये पाषाण से बने हुए औजार हुआ करते थे। ये क्यों किए जाते थे दोस्तों? तो चूंकि इस समय का मानव जो है वो अभी खाद्य संग्राहक ही है, अभी जो है वो आदिम जीवन जी रहा है। ठीक है, तो खाद्य उत्पादक नहीं बन पाया है। एक खाद्य उत्पादक आपने जहाँ तक देखा है, खाद्य उत्पादक की संकल्पना बहुत बाद में चल के आती है। तो इस समय मानव जो है अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए खाद्य संग्राहक की भूमिका में है। मतलब अपना जो है जैसे आप कह लें पेट पालने के लिए वो जो है जो भी प्रकृति में चीज़ें उपलब्ध हैं उसका वो उपभोग किया करता है। उसमें क्या है कि बड़े बड़े जानवर के, चूँकि ये जो बनाए गए हैंडलेक्स, क्लेवर, चॉपर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े जानवरों के शिकार करने में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो अभी टेक्नोलॉजी के रूप में ये जो मतलब यहाँ के मानव जो हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। लेकिन जैसे तैसे इन लोगों ने क्या किया, ये बड़े बड़े औजार बना के और अपने
जीवन के अस्तित्व को इन्होंने बनाए रखा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे आते हैं। इसमें क्वार्जाइट पत्थर का उपयोग किया गया है इसको बनाने में, और यहीं पे क्वार्जाइट पत्थर का उपयोग करके और बड़े पशुओं के ये क्या करते हैं कि उसका शिकार करते हैं। ठीक है, कंदमूल खाते हैं, जो भी प्रकृति में चीज़ें पाई जाती हैं वो तो खाते ही हैं, लेकिन जो मांसाहारी चीज़ें हैं वो इसका उपयोग करके की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रूड उपकरणों की प्रधानता मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ें जब हम जाएंगे मध्यकाल में तो वहाँ पे शल्क उपकरण क्रूड से शल्क की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो क्रूड उपकरणों की यहाँ प्रधानता मिलती है। उसके बाद में इसकी कुछ जगह को देखते हैं, जो जगह यहाँ से महत्वपूर्ण जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं, तो महत्वपूर्ण जगहों को ही हम देखते हैं। जैसे बेलन घाटी यूपी में, ठीक है, टी नरसिंहपुर जो है नर्मदा नदी के आसपास ये। उसके बाद भोपाल में भीमबेटका, भीमबेटका से संदर्भित क्वेश्चन आपको भी पता है बहुत सारे आए हैं, और भीमबेटका का संबंध जो है जो चित्रकला से रहा है, और भीमबेटका में जो है वो सारे मतलब तीनों काल से संदर्भित वहाँ पे चित्र देखने को मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आपको नवपाषाणिक ही आपको चित्र मिलेंगे या मध्य पाषाणिक ही, उस समय ये निम्न पूरा पाषाण से ही संदर्भित वहाँ पे आपको चित्र वहाँ की गुफा में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद नेवासा है, नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये जो कुछ स्थल हैं 2-4, ये महत्वपूर्ण स्थल इससे संदर्भित रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मध्यपुरा पाषाण काल की बारी आती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? निम्नपुरा पाषाण काल, जो हमने मतलब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में जो बांटा था, मतलब उसको उसमें दूसरा ये भाग है मध्यपुरा पाषाण काल। तो इसको जो हमने बताया कि चॉपर वहाँ पे होता है, क्लीवर, हैंडेक्स वगैरह होता है। यहाँ पे चलते हैं और वहाँ क्वार्जाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वार्जाइट पत्थर नहीं, वो तो उपयोग में है ही, यहाँ जस्पर जो है उसकी उपयोगिता यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे चर्ट की मतलब भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चर्ट पत्थर, जस्पर पत्थर यहाँ पे उपयोगिता मतलब उपयोग के रूप में वो चीज़ें लाई जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसको चूँकि संपूर्ण भारत में ये इसके स्थल लगभग मिले हैं और इसमें फलकों की संख्या बहुत ज़्यादा मिली है, इसलिए आप क्वेश्चन देखा होगा कि मध्य पूरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके आने वाले भी एग्जामिनेशन में इसकी संभावना बनी रहती है कि कौन सा ऐसा काल है जिसको फलक संस्कृति की संज्ञा देते हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल ही है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, एच.डी. सांकलिया ने नेवासा जगह को प्रारूप स्थल घोषित किया है मध्यपुरा पाषाण का। ये भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने वही लाया है, क्योंकि ये देखिए इसके कंसेप्चुअल पार्ट्स देखेंगे ना तो वो आपके उपयोग में नहीं आएंगी, और ये जो है ज़्यादातर इसकी उपयोगिता आप देखेंगे तो एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस मतलब बैंकिंग से संदर्भित जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी मतलब कोई क्वेश्चंस डालते हैं एसएससी, और ये मतलब पीसीएस के स्तर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने चूँकि आप लोग के उपयोग के लिए ये चीज़ें थी तो हमने सोचा इसको भी जो है डील कर लिया जाए। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन को हम देखेंगे सिर्फ। तो एच.डी. सांकलिया होते हैं, एच.डी. सांकलिया ने क्या कहा, नेवासा जो गोदावरी नदी तट पे है, महाराष्ट्र में है, उसी को प्रारूप स्थल घोषित करते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बन गया, ये मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कौन सा है, तो ये है नेवासा, ये गोदावरी नदी तट पे है, और इसको किसने प्रारूप स्थल घोषित किया, तो ये हैं एच.डी. सांकलिया, ये हैं एच.डी. सांकलिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आप देखेंगे औजार के स्तर पे इसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, वहाँ पे जो औजार देखा था आपने, हैंडेक्स, चॉपर वगैरह, यहाँ पे क्या है कि तक्षिणी का उपयोग करते हैं ये, चूँकि यहाँ पे क्या है कि छोटे पशुओं के जब इन्होंने जैस्पर चर्ट वगैरह का उपयोग शुरू कर दिया तो छोटे जानवरों को भी मतलब यहाँ पे उसके भी शिकार होने लगे। ठीक है, तो उससे संदर्भित कुछ जो औजार बनाए गए वो जैसे तक्षिणी देखेंगे, खुरचनी देखेंगे आप, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ें जुड़ी जाती हैं तक्षिणी खुरचनी के साथ में, वो क्या है कि पहले पाषाण का प्रयोग किया जाता है औजार बनाने में, यहाँ पे क्या है कि अस्थियों के भी प्रयोग शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ अस्थियों से भी संदर्भित, तभी तो छोटे पशुओं का शिकार किया जाने लगा। तो अस्थियों की भी यहाँ पे प्रधानता बढ़ती है, मतलब औजार के रूप में अस्थियों का उपयोग किया जाने लगा। फिर आप देखिए यहाँ पे यहीं से आपको नक्काशी चित्रकारी की प्रवृत्ति यहाँ से डेवलप देखने को मिलती है। पहले भी मिलती थी, जैसे मानवों के द्वारा ऐसे कुछ बना देना पूरा निम्न पूरा का पाषाण काल में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो शौक रूप में नक्काशी और चित्रकारी ये किया करते थे, जो कि आपको भीमबेटका जो भोपाल में है वहाँ से आपको उसके साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब चलिए एक दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये यूपी के बुलबुल घाटी में लोहंदा नाला एक जगह है, लोहंदा नाला, वहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये कैसे थी? ये अस्थि निर्मित मूर्ति थी। अस्थि निर्मित का क्या मतलब हुआ? तो ये हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है। कहाँ से? लोहंदा नाले से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चंस को हमने जो भी 2 क्वेश्चंस आपको अभी बताए, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जामिनेशन में ये, चूँकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए लोहंदा नाले के बारे में हमने आपसे चर्चा की। यहाँ पे अस्थिर निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम भीमबेटका से संदर्भित चीज़ों को हमने अभी आपको बताया। अब इसकी अवस्थिति कहाँ है? ये विंध्य क्षेत्र में है, भोपाल में है। ठीक है, भोपाल कहाँ है? MP मतलब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का जो हमने पहले ही आपसे चर्चा कर ली है कि मानव जो है यहाँ खाद्य संग्राहक की भूमिका में है। खाद्य उत्पादक आने में अभी बहुत समय लगेगा। ठीक है, मानव मुख्यतः यहाँ खाद्य संग्राहक ही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आया क्या? ये तो चीज़ें खत्म हो गई हमारी। अब आया मध्य पाषाण काल। ठीक है, जो हमने 3 भागों में बांटा था, तो उसमें दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को जो 3 भागों में बांटा मुख्यतः, उसमें आया मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल से जो संदर्भित सबसे प्रथम व्यक्ति जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? वही 1867 में CN कार्लाइल साहब आते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले सिंघल क्षेत्र मतलब विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण इन्होंने प्राप्त किए। इसीलिए सर्वप्रथम इनका नाम जुड़ा किससे? मध्य पाषाण काल से। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल जो है CN कार्लाइल, इनकी ही भूमिका यहाँ सर्वप्रमुख दिखती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य पाषाण काल से संदर्भित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, सबसे महत्वपूर्ण मतलब पर्सनालिटीज कौन रहे हैं, तो ये CN कार्लाइल जी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। वो क्या है कि यहाँ सूक्ष्म औजारों की यहाँ प्रधानता हमें देखने को मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पे जो आदि मानव था उसने क्या करने शुरू कर दिए? छोटे पशुओं को शिकार करने शुरू कर दिए। उसके बाद में पक्षी जो होते हैं उसके भी शिकार ये करने लगे। ठीक है, चूँकि हम यहीं देखते हैं तीर कमान का भी विकास होता है, यहीं प्रक्षेपास्त्र तकनीक की भी विकास होती है। तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन होता है दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल में आके। ठीक है, ये भी पाषाण काल ही है, मतलब यहाँ से यहाँ भी जो है पाषाण की प्रधानता ही है, सर्वप्रमुखता जो है किसकी है? पाषाण की ही। लेकिन तकनीकी रूप से ये जो है यहाँ पे यहाँ के मानव जो है तकनीकी रूप से कुछ मतलब क्रांति होती है यहाँ पे, और प्रक्षेपास्त्र तकनीक, तीर कमान का विकास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया कि छोटे पशुओं के, मछलियों के और मतलब पक्षियों के भी यहाँ पे शिकार होने लगे। तो मानव जो है जो बड़े जानवरों के शिकार किया करता था, और वो संभव कैसे हो पाया? तो यहाँ पे औजार के निर्माण की प्रक्रिया में भिन्नता यहाँ आते जा रही है। औजार जो है वो नुकीले और छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक जगह ये आता है, ये UPSC में भी आया है। ये कौन सा है? आदमगढ़ कहाँ है? MP में, और राजस्थान में बागौर है। इससे विश्व का सबसे प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और ये कब का है दोस्तों? ये 5000 BC ईसा पूर्व, मतलब 5000 ईसा पूर्व पहले की ये घटना है। तो आदमगढ़ बागौर से विश्व के प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हो गया। अब चलिए यहाँ पे माइक्रोलिथ पत्थरों का उपयोग होने लगता है, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ संस्कृति का भी नाम, कल्चर का भी नाम दिया जाता है।
तो यहाँ पे क्या क्या यूज होने लगते हैं, जो ब्लेड आप देखते हैं, आज के ब्लेड मत समझेंगे दोस्तों मतलब उस समय जो है पाषाण से ही संदर्भित हुआ करते थे, लेकिन उसको वो जो वहाँ के मानव जो थे उस समय के, वो नुकीले बना दिया करते थे, धारदार बना दिया करते थे, ठीक है। तो ब्लेड, नुकीले क्रोड की यहाँ पे आपको प्रधानता देखने को मिलेगी। यहाँ पे त्रिकोण बनाए जाएंगे मतलब औजार के रूप में, तक्षणी, खुरचनी, ये चीज़ें तो आपको पीछे भी देखी हैं, ठीक है। तो यहाँ जुड़ गया क्या क्या, ब्लेड, नुकीले क्रोड, ये त्रिकोण वाली स्थिति, चतुर्भुज वाली स्थिति, ये सारे जो है वो वैसे औजार जो है यहाँ पे उपयोग करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इससे स्थल से संदर्भित चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये लगभग भारत के सभी जगह से हैं, और इसमें क्या है कि राजस्थान, यूपी, एमपी, पूर्वी भारत में है, दक्षिणी भारत में है, कृष्णा नदी के तट तक भी इसकी अवस्थिति देखने को मिली है। आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो बीरभानपुर जगह है, वहाँ से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में लघननाज का से, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण जगह, अभी आगे पढ़ेंगे, गुजरात लघननाज से भी संबंध मतलब वहाँ से भी इसके साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के। फिर सराय नाहर राय महदहा, अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सराय नाहर राय और महदहा से हमें स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। स्तंभ गर्त का साक्ष्य ये आगे पढ़ेंगे, ये प्रवृत्ति जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की रही है। वहाँ बुर्ज होम एक जगह है जहाँ पे स्तंभ गर्त का साक्ष्य हमें मिलता है। लेकिन आप उसके पहले ही यहाँ देखेंगे मध्य पाषाण काल में, तो यहाँ भी सराय नाहर राय और महदहा से हमें स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिलता है, ठीक है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसलिए हमने 2 बार इसकी चर्चा कर दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं इसी में कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्या हैं। तो बागौर कहाँ है, राजस्थान में, वहाँ से हमें मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप युद्ध से संदर्भित, जो बाह्य आक्रमण से संदर्भित जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो हमें सराय नाहर राय से मिलते हैं। लेखैया पहाड़ी से हमें 17 नर कंकालों की प्राप्ति होती है। ये सारे दोस्तों जो हैं एक मतलब 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, और आने वाले एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। हमने इसीलिए ये जो है MCQ न बना के इस तरीके से 1 लाइनर करके हमने आपको बताने का प्रयास मैंने किया है, ठीक है। अब चलिए महदहा से युग्म समाधान, अब यहाँ पे देखिए समाधान पद्धति भी यहाँ पे आप देखिएगा तो उसके भी आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। अब युग्म समाधान क्या होता है ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा सा वो बता दूं। तो स्त्री और पुरुष को एक साथ जब दफनाए जाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो युग्म समाधान के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं यहीं पे युगल समाधान, युग समाधान, एकल समाधान, ये सारी चीज़ें हम जो है इसको विस्तार से बताएंगे आगे। तो स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों, महदहा से। अब आदमगढ़ और बागौर, फिर इसकी चर्चा आ गई। तो इससे क्या मिला, हमें मकान बनाने का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है, प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है आदमगढ़ और बागौर से, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो हमने पढ़ा है आदमगढ़ MP में है, बागौर राजस्थान में है, और ये कब का है तो 5500 BC पुराना है, और मिट्टी के दीवार को खड़ी करने का साक्ष्य यहाँ से हमें मिला है, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन भी एक बना। अब चलिए अग्नि का प्रयोग, यूँ तो अग्नि का प्रयोग जो है प्रागैतिहासिक काल के मानव भी करते रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि वो ऐसे मतलब उस समय उसका उपयोग उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ करता था। लेकिन अग्नि का मतलब खोज नहीं, वो अग्नि का उपयोग वहाँ हुआ करता था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से आग में पका के और जानवरों का भोजन करना, बहुत सारी चीज़ें पका के खाने की जो कला की जो शुरुआत होती है वो अग्नि के प्रयोग का। तो यही चीज़ें जो हैं ये पूरा पाषाण काल से इससे भिन्न बनाती हैं। तो अग्नि का जो प्रयोग है वो मतलब पूरे तरीके से यहाँ होने लगा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि सराय नाहर राय से 8 गर्त चूल्हे का हमें साक्ष्य मिला है। ये क्या इंगित करता है दोस्तों, तो ये इंगित करता है कि यहाँ सामूहिक जीवन की यहाँ शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अब देखिए आप समाधान पद्धति के मामले में, यही समाधान पद्धति जो आपने बताया महदहा वाला, तो यही विशिष्ट है इस काल में, मध्य पाषाण काल में। ये समाधान पद्धति इन लोगों ने यहाँ अभी आरंभिक रूप से ये विकसित कर रहे थे, ठीक है। अब चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व में
विश्व का, सिर्फ इंडिया का नहीं, भारत का नहीं, विश्व का मतलब प्राचीनतम वृक्षारोपण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो यही हमारा सांभर झील निक्षेप है राजस्थान में, नरवा से, लैखवा से, गोविंदगढ़ से हमें इसका साक्ष्य मिलता है, विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण का साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और यही क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में एक महत्वपूर्ण और इसमें बच गया नवपाषाण काल, जिसको नियोलिथिक बोलते हैं। ये चीज़ें हम अगले वीडियोज में देखेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और थैंक यू सो मच।